अब आएंगे मौलिक अधिकार। देखिएगा, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे स्थगन करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार, सत्रावसान ना। चाहे इसको हटाइए दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए, कहने का कि मौलिक अधिकार को स्थगन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। मात्र आपको 2 अनुच्छेद छोड़कर, कौन कौन? 20 और 21। क्या है? आपको 20 और 21 को छोड़कर बाकी को स्थगित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? हाँ, कहने का अर्थ कि एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा आपको सजा नहीं दिया जाना चाहिए। आप एक नाम सुने होंगे धनंजय चटर्जी का। धनंजय चटर्जी जो है, आधा उम्र जो है आपको जेल में भी काट लिया था, तो भी उस व्यक्ति को फांसी का सजा दिया गया। तो उस कंडीशन में सजा भी काट लिया और फांसी का भी सजा आपको उसको मिला, तो कौन सा अनुच्छेद का दुरुपयोग हुआ? यानी कहने का कि उम्र कैद देना है तो उम्र कैद ना, अब फांसी का सजा देना है तो उसको होना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए उम्र कैद दे दिया, आजीवन कारावास तो दे दिया, तो उसको उसी में बदल देना चाहिए ना, फांसी का सजा नहीं होना चाहिए। यही कहता है आपको 20, एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है और वह अधिकार उस व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता। वह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21। हाँ, वो आप अनुच्छेद में आएंगे ना तो तब क्लियर हो जाएगा। एक निजता या गोपनीयता का अधिकार होता है ना, कहने का कि अपने बारे में कुछ चीज आप दूसरे को नहीं भी बताया जाएगा ना, वह गोपनीयता रहता है। खुद आप जानेंगे, आपके बारे में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं जानेगा। तो नया में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21। अगर मौलिक अधिकार में संशोधन करने की अगर बात हो तो कौन करेगा? सही है आपका, कौन करेगा? संसद। आप जानते ही हैं, संशोधन देश में कोई भी नियम और कानून बनाने का अधिकार और उसमें संशोधन करने का अधिकार। और कोई नियम और कानून बन गया, उस कानून को निरस्त भी कर देगा। जैसे आपका कृषि कानून बिल पास हो गया था, कहां से? संसद से। और संसद के में पास हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर जो सिग्नेचर कर देता है, उसके बाद वह अंतिम रूप से क्या हो जाता है? कानून बन जाता है, वह देश में आपको लागू हो जाता है। लेकिन लागू करने के बावजूद भी कोई नियम और कानून देश में जनता पर उसका प्रभाव खराब पड़ता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी है संसद की कि उसको क्या करे? निरस्त कर दे और दूसरा तीसरा कानून उस पर लाए ना। तो अगर निरस्त नहीं करते हैं तो उसमें संशोधन कीजिए जिसके लिए उस पर अंगुली उठ रहा हो। लेकिन कृषि वाला में तो टोटल का टोटल अंगुली उठ रहा है। तो देखेंगे, देश में कोई भी नियम और कानून बनाने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार या निरस्त करने का अधिकार ना, या कोई भी राज्य का विभाजन करने का अधिकार या नया राज्य बनाने का अधिकार, ये सब, या कोई भी राज्य का नामकरण करने का अधिकार, यह सब आपका अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास। हाँ, तो स्थगन कौन हो गया? संशोधन। हाँ हाँ, हो जाता है। ये देख लेंगे आपको, संयुक्त अधिवेशन जो है देश में लाने की नौबत क्यों होती है? क्यों? सही है, कोई ऐसा बिल हो, उस बिल को न लोकसभा मानता हो और न राज्यसभा मानता हो, या अगर लोकसभा मानता हो तो राज्यसभा नहीं मानता हो, और राज्यसभा मानता हो तो, यानी दूसरे सेंस में इसको आप कह सकते हैं कि कोई भी बिल में या कोई भी बिल के लिए जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है, या मतभेद या गतिरोध कहिए या विवाद झंझटे होता है, ठीक है? हाँ हाँ, तो उसको शब्द एक ही है, लेकिन ये दोनों थोड़ा क्वेश्चन में रहता नहीं है, रहेगा यही सब ना। तो देख लेंगे आपको, जब किसी बिल के पारित करने के लिए जब दोनों सदन में अगर विवाद चल रही हो या गतिरोध उत्पन्न हो जाती है, तब कौन सा अधिवेशन लाया जाएगा? तो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। हाँ, तो ये संयुक्त अधिवेशन जो व्यवस्था है यह कहां से लिया गया? सही है, आपको कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। आपको भारतीय संविधान में अगर संयुक्त अधिवेशन आया, वह कहां से आया? तो आपको ऑस्ट्रेलिया से आया। लेकिन संयुक्त अधिवेशन का वर्णन जो मिलता है वह किस अनुच्छेद में मिलता है? सही है, आपको अनुच्छेद 108। यानी संयुक्त अधिवेशन का जो वर्णन मिलता है वह कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? 108।
और यही संयुक्त अधिवेशन 108 है और 118 है। संसदीय समिति भी है और इसमें भी एक जिक्र है। जब संयुक्त अधिवेशन, जब टोटल जब अनुच्छेद होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग इसी को लेकर चलते हैं। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन मिलता है, जबकि अनुच्छेद 118 हाँ संसदीय समिति भी है। जब संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा, जब संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा तो कि कौन सा अनुच्छेद? 118। लेकिन संयुक्त अधिवेशन जो है, आपको संयुक्त अधिवेशन इसका सत्रावसान करने का अधिकार किसको होता है? ये भांग है। थोड़ा इसी टर्म्स पर हम लोग ध्यान देंगे। अगर पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन, वो तो है 108, अब थोड़ा हम लोग 108 से आगे आएंगे। तो संयुक्त अधिवेशन का सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? आपको राष्ट्रपति को है। भंग करने का अधिकार किसको होता है? ये भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को होता है। सत्तावसान करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार, संबोधित करने का अधिकार, संबोधित भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद बुलाने का अधिकार, बुलाने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? अध्यक्षता करने का अधिकार आपको लोकसभा अध्यक्ष को है। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही है। हाँ, एक दिन अपने आएंगे ना, जो भी पद होगा प्रथम वर्तमान में कौन है, उससे जो क्वेश्चन राइज होने वाला होगा वो सब एक दिन हो जाएगा। देखिएगा, फिर एक बार आइएगा। सत्रावसान करने का अधिकार, भंग करने का अधिकार, संबोधित करने का अधिकार, बुलाने का अधिकार, अध्यक्षता करने का अधिकार। ये आपको किसमें? ये आपको सिर्फ अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अब तक हिंदुस्तान में मात्र कितना बार आपको संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तो आपको 3 बार। कितना बार? तो आपको 3 बार। यानी कहने का कि किसी बिल के लिए गतिरोध उत्पन्न हुआ होगा या मतभेद उत्पन्न, मतभेद तो डेली होता है ना, लेकिन उस तरह का नौबत आ जाए जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात या नौबत आ जाए, तो अब तक हिंदुस्तान में कितना बार? मात्र आपको 3 बार आपको इसका प्रयोग किया गया है या बुलाया गया है। तो कब? सही है। एक आपका जो है अनुच्छेद, एक जो है 1961, कौन ईस्वी है? आ रहे 1961। उसके बाद 1978। दूसरा ईस्वी कौन है? 1978। और तीसरा जो है आपको क्या? 2002। तीसरा है आपको 2002। तो अब देखेंगे, तीनों ईस्वी तो जरूर हो गया, लेकिन तीनों जो ईस्वी है उसमें क्या बिल आया होगा जिससे यह संयुक्त अधिवेशन बुलाने की नौबत आ गई? दहेज लेना है? नहीं लेना है? यानी कहने का कि दहेज नहीं लेना है, यानी भारत को दहेज मुक्त है। 90% लड़का तो दहेज के लिए पड़ता है। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी। मान लिया जाए आप जॉब करते हैं तो उस समय लोग पैसा देखने लगता है, तो फिर बुर्बक लड़की से ब्याह हो जाएगा आपको। उस समय उसका भी पढ़ाई लिखाई थोड़ा देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। भले लड़का का क्वालिटी पर मीटर उठता है ना, तो कहने का कि जब उस पर आप मांग दीवान, लड़का के घर है तो 2 लाख बढ़ा दीजिए, लड़का के बाप जॉब करता है तो 1 लाख बढ़ा दीजिए। हाँ, लड़का दिमाग का तेज है, कमाता उमाता है तो 8 लाख बढ़ा दीजिए ना, लड़का स्मार्ट है तो 2 लाख जाने दीजिए। यानी कहने का जोड़ उड़कर लगभग आपको जॉब वाला लड़का है 10 लाख से, तो समझिए कि माने उसमें अब 1 लाख 2 लाख ऊपर नीचा हो सकता है, वो अलग बात है ना। बहुत सारा जॉब है तो 20 से ऊपर है ना, तो ये सब है, उस पर ध्यान नहीं देना। प्रयास रहना चाहिए कि दहेज मुक्त देश को बनाना है। हाँ, ओ लेना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग का अभी जो समाज जिस परिस्थिति में चल रही है, लगता है कि 50 वर्ष में दहेज मुक्त होने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ेगा नहीं, हटेगा तो हमको नहीं लगता कि कभी हटेगा। तरीका चेंज हो सकता है। जैसे मान लिया 10 लाख देते हैं तो हम ना लेंगे, आप अपना लड़की को दीजिए। माने हम नहीं ले रहे हैं, अब दहेज कौन ले रहा है? तो कहने का कि ये अब हट नहीं सकता है, तरीका चेंज भविष्य में हो सकता है या हो भी रहा है ना। हाँ, चाहिए आपको दहेज, आपको मुक्त भारत को बनाना है। और 1978 क्या कहता है? बैंकिंग सुधार ना, बैंकिंग जो है आपको उसमें सुधार, जो तरीका सब जो था उसमें सुधार करने की जब नौबत आई तो 1978 में
और तीसरा जो है आपका 2002 में कौन है आपको? पोटा। एक नाम सुने होंगे, टाडा का नाम सुने होंगे ना, टाडा का नाम सुने होंगे और एक पोटा का नाम सुने होंगे। हाँ 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 हाँ, निशा निशा, हाँ। लेकिन अब जो है आपका ये दोनों व्यवस्था नहीं है। टाडा जो है आपको 1984 में जो टाडा आया था ना, वो आपको ये भी आतंकवादी विरोधी गतिविधि विरोधी को निरस्त करने के लिए आया था। ये सब कानून हार्ड कानून है आपको, जो आतंकवादी के विरुद्ध में यह सब कदम उठाया गया था या कानून बनाया गया था। तो ये भी हटा और उसके बाद हटा तो बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी ना 2002 में ना, तो टाडा हटा। अंतिम बार संजय दत्त पर लगा था। किसको? संजय दत्त पर ना। नहीं, आपको मुंबई में बम विस्फोट हुआ था जिसके कारण आपको आतंकवादी गतिविधि में उसका नाम आ गया। और जो भी बम कारतूस या हथियार जो सामान्य मनुष्य के पास उसका सरकार लाइसेंस नहीं देती है, वही हथियार सब कहाँ पकड़ाया? संजय दत्त के घर में। हाँ, तो ये आपको टाडा हटा तो आपको पोटा हटा, वो भी आपको अब पोटा भी क्या हो गया? समाप्त। यही आपको पोटा जो है आतंकवादी गतिविधि को निषेध करने के लिए या रोकने के लिए जो कानून आया था उस समय, वह कब आया? 2002 में आया। उसके बाद जो है आपको संयुक्त अधिवेशन, मात्र हिंदुस्तान का एक व्यक्ति थे, अब तो बेचारे चले गए। तो अनेक कहा कि हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति था जो तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था ना। तीनों में अगर कहेंगे भाग लेने की अगर बात कहेंगे तो आपको कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी तीनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। यह 61 वाला में भी पहुंचे थे, 1978 वाला में भी पहुंचे थे और 2002 में तो इनकी खुद की अपनी सरकार थी। हाँ, बीजेपी पहले था जनसंघ। क्या था? जनसंघ। वही जनसंघ बाद में क्या हो गया? जैसे जनसंघ आया कब? 1951 में ना। तो जनसंघ आया आपको 1951 में, और वही जनसंघ बाद में 1980 में क्या हो गया? ना 85 ना, हाँ 85 थोड़ी होगा, 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो। सुन लीजिए, 1980 जो कहेंगे आपको, उसमें आपको ये था कौन? जनसंघ। आई क्या हो गया? बीजेपी। यही बीजेपी का जो फाउंडर था वो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी। ये दोनों जो है अपने खून से इस पार्टी को बनाए थे और प्रथम बार अध्यक्ष भी बने कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। मूल रूप से अगर गठन की बात कहेंगे तो भी अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रथम अध्यक्ष भी बीजेपी का कौन बना? या भारत, हाँ तो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कोई जरूरी नहीं है कि आप नाम बराक ओबामा रख लेंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति रहे होंगे ना, नाम है कोई भी रख लेगा। हाँ, उसके बाद हाँ देखिएगा, अनुसूची नहीं है कि 12 है, सूची, ठीक है। हाँ, जिसका नाम आप सुने होंगे, ठीक है, वो अनुसूची अलग है, वो अब पढ़ाएंगे वो भी। तो देख लीजिए, सूची का जो निर्माण किया गया वो क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है कि सूची होना चाहिए। सही है, अपने शक्ति का बंटवारा। आमतौर पर कह सकते हैं जो सूची होता है वह शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। बंटवारा का सेंस हुआ कि कौन सा अधिकार या शक्ति केंद्र यानी संघ के पास होगा और कौन आपको राज्य के पास होगा और कौन आपको संवर्ती के अंतर्गत आएगा। यानी आमतौर पर जो शक्ति का जो विभाजन हो गया, अब कौन चीज किसके अधिकार क्षेत्र में होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूची। तो सूची का जो वर्णन मिलता है यह कौन सा? अनुसूची में, 7वीं में। किसमें? आपको 7वीं अनुसूची में ये सारा सूची का आपका वर्णन मिलता है। आपको किसमें? 7 में। लेकिन संघ सूची, संघ यानी केंद्र कह सकते हैं। कहने का कि जिस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार संघ या केंद्र को हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संघ सूची कहेंगे। इस पर कोई दूसरा तीसरा नियम और कानून नहीं बना सकता, यानी संघ बना सकता है, यानी केंद्र बना सकता है। किसके अंतर्गत? और जिसके अंतर्गत नियम और कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को। उसको हम लोग क्या कहेंगे? राज्य सूची पर नियम और कानून केंद्र नहीं बना सकता। लेकिन अगर राज्य अगर कहती है कि हम नियम और कानून बनाने में असमर्थ हैं, तब ये जाके केंद्र उस पर नियम और कानून बना सकती है। जब तक यह असमर्थ संबोधित नहीं करती है, जब तक केंद्र सरकार राज्य सूची पर नियम और कानून नहीं बना सकती। किसके कहने पर केंद्र बनाएगी? कितना दिन तक ना? आमतौर पर 1 साल ना, और उसके बाद आमतौर पर जब
राज्य कहेगी कि अब हम नियम और कानून इस पर खुद बना सकते हैं ना, तब जाके उस पर केंद्र क्या होगा, फिर आपको अपना केंद्र नियम और कानून जो बनाने की इनका जो प्रक्रिया चल रही होती है वह क्या करेगा, फिर आपको राज्य को दे दिया जाए। समवर्ती समवर्ती जो होता है या आपको केंद्र और राज्य दोनों नियम और कानून बना सकता है। किस पर, समवर्ती पर दोनों नियम और कानून बना सकता है। दोनों कहने का अर्थ कि केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन यहां ध्यान रखना है, अगर विवाद की परिस्थिति आ जाती है, मान लिया जाए केंद्र और राज्य जरूर नियम और कानून बना सकता है, लेकिन कोई ऐसा कानून इसके अंतर्गत आ जाए जिसमें आपको केंद्र और राज्य दोनों में आपको क्या हो जाता है, 36 का आंकड़ा यानी हो जाता है या विवाद हो जाता है, तो अंतिम मामला किसके पास होगा। यानी कहने का कि केंद्र और राज्य में जब विवाद उत्पन्न हो जाती है तो अंतिम अधिकार या उस पर ज्यादा शक्ति किसका हो जाएगा, केंद्र के पास। उसमें जो केंद्र कहेगा आपको वही मान्य होगा। किस मामला में, समवर्ती सूची में। लगता है लड़का सब दही चूड़ा खा के आया है, हाँ। आवाज खड़ा है। और उसके बाद देखिएगा ये जो है समवर्ती सूची जो है हम लोग कहां से सीखे, ऑस्ट्रेलिया से। सीखने का माने कहां से भारतीय संविधान में आया ना, तो कहां से, आपको ऑस्ट्रेलिया से। बाकी तो हम लोग जानते ही हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से यह व्यवस्था आपको संघ और राज्य यानी भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव या अनुच्छेद किस स्तर से लिया गया, यही आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। इसीलिए कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव या अनुच्छेद ग्रहण आपको कहां से हुआ, तो 1935 से। अब जो ध्यान रखना है कि इसमें मूल संविधान में कहने का कि मूल संविधान में कितना विषय को रखा गया था, 100। तो ध्यान रखिएगा मूल संविधान में कितना, मूल कहने का ध्यान रखिएगा, दो शब्द रहेगा, एक मूल और दूसरा रहेगा वर्तमान। आ रहे हैं। मूल कहने का कि जिस समय संविधान बनी थी उस समय कितना विषय रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें कितना, 97। यानी जब वो तो हो गया है, वो तो 500 हो जाएगा, वो अलग बात है ना, वो तो अधिकार है। लेकिन यहाँ देख लेंगे जब भी क्वेश्चन आता है तो लोग 97 मार देता, कभी 100 मार देता। मूल कहने का कि जिस समय संविधान बनी थी उस समय कितना विषय था, किसमें, आपको 97। उस समय राज्य में कितना, 66। और इसमें समवर्ती में ना, कहने का कि संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। अब आएंगे हम लोग वर्तमान में। यानी मूल संविधान में संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में आपको कितना, 47। अब आप लोग वर्तमान में कितना विषय है अभी ना, तो वर्तमान में संघ सूची में 100 और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। लेकिन अब यहाँ जो पूछता है कि आपको कौन कौन सा विषय कभी दे देता है कि वह किस सूची का विषय है, माने ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि आप बताइए कौन राज्य सूची का है, कौन समवर्ती सूची का है और कौन आपको संघ सूची का है। विषय ना, तो थोड़ा हम लोग विषय पर आएंगे। जनगणना, जनगणना यानी कहने का कि जनगणना सरकार बनाएगी कि कोई राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार। तो जनगणना कौन, संघ सूची। उसके बाद परिवार नियोजन, माने परिवार एक ही आदमी के कहला से परिवार कम हो जाएगा, तो राज्य कैसे होगा, परिवार नियोजन समवर्ती। ध्यान रखिए, परिवार नियोजन करना माने परिवार को छोटा करना है, तो परिवार छोटा में सब मिलेगा तब ना परिवार छोटा होगा। हाँ, इंदिरा गांधी को लगा था कि परिवार ज्यादा हो गया है, जो भविष्य में खतरा हो सकता है। बात सही है, जनसंख्या कम में होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए, हाँ देखिए, जनसंख्या होने का अपने देश में जो है बहुत सा कारण है। फर्स्ट कारण जो है पूछ भी दिया है, कोरोना ना, कोरोना। बात सही है, आपकी बात को हम काट नहीं रहे हैं। जितना आपको कोरोना से मारा नहीं, उसे तो चरगुना भारत में जन्म ले लिया था ना, तो अलग बात है। ऐसे भी भारत का देखिएगा, भले भारत का जनसंख्या दुनिया में कैमा रैंक है,
लेकिन अगर कहेंगे रफ्तार के सौदागर की बात, तो दुनिया में भारत का है पोजीशन, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं का जनसंख्या एकाएक अगर वृद्धि हो रही है, वही आपका कौन? भारत। चीन तो अपना नियम कानून थोड़ा कठोर बना लिया है, लेकिन भारत में बाल बच्चा पर नियम कानून कठोर बनने वाला नहीं है। सरकार अगर बना भी देती है तो मानना जनते को है ना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन होगा यह नियम बना दिया जाए कि सरकार के किसी भी फंडिंग में 2 से अगर ज्यादा बच्चा हो तो सरकार का कोई भी सब्सिडी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह से नौबत अगर कर दे तो कुछ आगे ठीक हो सकता है। तो सबसे आप देखेंगे भारत में कारण जनसंख्या का क्या है, यहाँ मृत्यु दर कम है। क्या है? आपको मृत्यु दर कम है और आपका जो जन्म दर जो है वो आपको ज्यादा है। तो आप बताइए 5 को जाएगा और 10 को आएगा, तो आप ही बताइए बढ़ेगा कि घटेगा? ये भी कारण है। सबसे मुख्य कारण अगर कहेंगे, अगर ऑप्शन में हो तो यही मारेंगे। कुछ भी दिया है, बहुत लड़का शिक्षा में मार देता है, नहीं। उसके बाद शिक्षा में कमी ना, मैंने शिक्षा में भी कमी है, उसको ही नहीं था चलता है कि अगर 4 को 5 को हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब भी है। हम लोग का जो समाज है वो रूढ़िवादी है, यानी हम लोग कहते हैं कि आपको जो बाल बच्चा होता है वो नीचे वाला नहीं ऊपर वाला होता है ना, कहने का कि बाल बच्चा सब ऊपर वाला का देन है ना। तो इस कंडीशन में पता चलता है कि 2-4 और जन्म ले लिया, तो ये भी देख लेंगे, इसका भी कमी हो गया। एक संयुक्त परिवार भी कारण है, यानी अलग रहिएगा तब ना जोड़ना जीतना पड़ेगा आपको। अगर 2 को है तो अब 3 को हो ही जाएगा, तब भैया आप खिलाएंगे ना सबको। यानी कहने का अर्थ कि सामूहिक रूप से जब संयुक्त परिवार होता है तो किसी एक व्यक्ति कमाता रहता है और सब घर चलाता है वही व्यक्ति। जब आप अलग अलग होइएगा तो उस चीज का आप महत्व समझ जाते हैं, आप कमाने लगते हैं। जब तक आपको उस पर खर्च नहीं करते हैं, जब तक आपको यह एहसास नहीं होता है कि ज्यादा बाल बच्चा क्या होगा। पहले आप सुनते थे कि 6-7 भाई बहन है, अब सुनते हैं कभी नहीं। आज भी पूरे दुनिया में अगर कहेंगे कोई देश है संयुक्त परिवार वाला तो कौन? अब भारत में भी सर्वाधिक संयुक्त परिवार वाला देश का राज्य कौन? अपना राज्य। आज भी अगर कहेंगे तो बिहार में संयुक्त परिवार ज्यादा है ना, लेकिन संयुक्त परिवार से कुछ मायने में लाभ भी है तो कुछ मायने में अब हानि भी है। परिवार का विकास नहीं हो पाता। उसके बाद संयुक्त परिवार भी हो गया ना, उसके बाद हम लोग का जो जलवायु है, मौसम, वो भी थोड़ा गर्म है, यानी उष्ण। क्या है? आपको उष्णकटिबंधीय। तो आप जानते ही हैं कि जो भी उष्णकटिबंधीय साइड क्षेत्र में जो आपको रहेगा ऐसा गर्म, गर्म माने उष्ण ना, तो यहाँ जो बच्चा का जो जन्म दर क्या होता है? ज्यादा होता है ना। तो ये सब कारण है। वही ठंडा इलाका में जाइए, जैसे रूस में जाइए, प्रजनन क्षमता क्या है तो देखेंगे वहां वही अगर कोई महिला अगर 16 वर्ष में बच्चा देती है, लेकिन भारत में कहेंगे तो 12 वर्ष में ना। तो कहने का कि हम लोग का जो क्लाइमेट है वो आपको कैसा है? उष्ण है। इसी के कारण हम लोग का उम्र बढ़ा कि घटा। अब आइए तो उधर छोड़िए, अब जनगणना, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण किसी एक से संभव है तो कौन आएगा? समवर्ती सूची। उसके बाद आते हैं रेल संघ सूची ना, जबकि यही कहेगा रेलवे पुलिस तो राज्य सूची। कौन हो जाएगा? रेलवे पुलिस तो राज्य सूची। पंचायती राज, भले इसको लागू करने का अधिकार राज्य के पास होता है, लेकिन यह किसके रुपया पर आधारित होता है? केंद्र। इसके लिए रुपया कौन खर्च करता है? जबकि यह किसके अंतर्गत आता है? अगर किसी राज्य में पंचायती राज अगर लागू करना हो तो वह किसके पास अधिकार है? राज्य। तो कौन आएगा? राज्य सूची। उसके बाद दूरसंचार, दूरसंचार संघ। क्या होगा? संघ। उसके बाद बीमा, नहीं, बीमा भी संघ सूची। बैंकिंग प्रणाली संघ सूची। शेयर बाजार, पोस्ट ऑफिस जिसको आप कहते हैं डाक, ये भी कहा संघ सूची। कहा आपको? संघ सूची। उसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होगा राज। स्वास्थ्य की सूची का विषय तो आपको किस पर? उसके बाद बजट, बजट जो है आपको किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। उसके बाद परमाणु संघ सूची। परमाणु कहेंगे तो संघ सूची। सभी विदेशी मामला, सभी विदेशी मामला की अगर बात कहेंगे तो
संघ सूची। उसके बाद शिक्षा। अब जानते ही हैं कि शिक्षा और वन को पहले यह दोनों राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में वन यानी जंगल ना, ये दोनों पहले कहाँ था? राज्य। वर्तमान में कहाँ? संघ में नहीं ना, समवर्ती सूची में। किसमें आपको? समवर्ती सूची में। लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा आपको राज्य से लाया गया? यही आपको समवर्ती सूची में, राज्य से समवर्ती सूची में जो लाया गया वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद समाचार पत्र, जिसको आप मीडिया कहते हैं ना, तो समाचार पत्र और मीडिया किस में आएगा? दोनों में। दोनों कहने का कि समवर्ती सूची। सही है, आपको किस में आएगा? समवर्ती सूची। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ना, ये भी आपको आमतौर पर जो अगर कहेंगे, अब तो राज्य सरकार का भी है, केंद्र सरकार का है, अब तो कैटेगराइज बांट दिया गया है कि कौन सड़क किसके अंतर्गत आएगा ना। जैसे अब एनएच हो गया, नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे पर कौन होगा? संघ होगा। वही स्टेट हाईवे ना, यानी राज्य, तो राज्य का है वो कौन होगा? आपको राज्य होगा। कुछ जो है आपको राज्य पर केंद्र सरकार भी खर्च करती है और कुछ राज्य सरकार भी करती है। तो आमतौर पर अगर कहेंगे तो एनएच जो है तो वह कौन? संघ सूची यानी केंद्र, और स्टेट हाईवे कहेंगे यानी राज्य स्तर का अगर कोई अगर सड़क उड़क है ना, तो वह किसके अंतर्गत? उसके बाद कृषि, राज्य सूची। अगर कृषि की बात कहेंगे तो राज्य सूची। उसके बाद पुलिस, हाँ, पुलिस का तो था स्टेट का अपना ना, तो पुलिस अगर कहेंगे तो उस कौन? देखिए, भले अभी आप लोग को हम बताए हैं, इससे पहले देश में नियम और कानून, भले अधिकार जरूर बांटा गया है, लेकिन अगर विवाद की परिस्थिति हो या उस पर नियम और कानून, जैसे मान लिया जाए कृषि है, भले इस पर अधिकार राज्य का जरूर है, लेकिन इस पर राज्य नियम और कानून नहीं बना सकती। अगर किसी तरह की नियम और कानून अगर बनाना होगा तो कौन बनाएगा ना? आपको केंद्र। अगर राज्य का अगर बनाना रहता नियम और कानून, तो समझिए कि बहुत सारा राज्य अभी आपका अलग हो गया रहता भारत से। लेकिन ये क्या क्या हाँ, तो बनाया गया है ना, तो मान लिया जाए आप ही को फंडामेंटल राइट दे दिया है, ठीक, अधिकार दे दिया है, तो उस अधिकार पर चलने के लिए देखिए ना कि हमको अधिकार दे दिया, तो नहीं मानेंगे तो सरकार क्या कर? गिरफ्तार कर लेगी सरकार। मान लिया जाए आप कहिएगा कि हमको मरने का मन है, आपको नहीं करे हैं ना, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति छत पर चढ़ गया, अब कह रहा है कि हम कूद जाएंगे। बात सही है कि आपका मर्जी है, मरिएगा आप, लेकिन सरकार आपका ठिका ली हुई कि नहीं मरने देंगे। यानी कहने का कि आप मरने के लिए अगर है, अगर सरकार पुलिस प्रशासन अगर आपको पकड़ती है तो सबसे पहले 4 पेज तो देवे करेगा पुलिस, ठीक है, उसके बाद आपको सजा भी होगी। ये नहीं है कि अधिकार हमको मिल गया है तो हम कुछ भी कर लेंगे। हाँ, दुरुपयोग नहीं। अब जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हो, कोई भी धर्म को मानते हो, सभी धर्म को आदर करना है। अब अपने धर्म के बढ़ावा के लिए अगर दूसरे धर्म को आप अगर नीचा देखते हैं तो फिर गैर कानूनी हो जाएगा। हाँ, आप अपने धर्म का प्रमोट कीजिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन प्रमोट करने के चक्कर में आप दूसरे को धर्म को आप नीचा अगर साबित कर रहे हैं या उसको क्षति कर रहे हैं तो ये आपको गैर कानूनी हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि किसी भी मामला में अगर आपको अधिकार दिया गया है तो उसका दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। अब जीने का ये अधिकार नहीं हुआ कि दूसरे को गोलियां मार देंगे। भले आप तो जी रहे हैं लेकिन दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप जानते ही हैं कि महावीर जी क्या कहे थे? जियो और जीने दो। लेकिन अभी जो इसका परिभाषा हो गया है, ना जिएंगे ना जीने देंगे ना, तो ऐसा परिभाषा हो गया है ना, तो ये है। तो हम लोग कहाँ थे? एनएच, समवर्ती सूची में। यह सब जो मामला है सब आपको किससे रिलेटेड है? तो समवर्ती सूची। अब देखिएगा जो आपका वो खिंचा जाएगा ना, ये जो समिति है आप जानते ही हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो किसका संविधान? भारत का। यानी पूरे भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय अगर बड़ा होगा, अगर किसी देश का संविधान अगर बड़ा है तो उसको बनाने वाला प्रक्रिया भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी भारतीय संविधान कुल कितना समिति मिलकर बना? 13 समिति। यानी भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समितियों का योगदान रहा? तो 13 समिति का। जबकि भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? सही है, आपको 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा आपको? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। यानी भारतीय संविधान बनने में इतना आपको समय लगा था। बनने के बाद भी आपको आपका जो संविधान है वह आपको
ऐसे तो नहीं पता चला कि भारतीय संविधान गुम कैसे हो गया, जो पहली बार बना था ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार उसको गुम करवा दिया, माना जाता है ना। तो उस समय हुआ कि भाई जब संविधान जब गड़बड़ा गया, उतना वक्त लगा, उस हिसाब से पैसा लगा, समय लगा, और अब हम लोग स्वतंत्र होने के जब करीब आ गए हैं, संविधान लागू की बात है और संविधान मेरे पास नहीं है। तो उस समय एक बार संविधान देखे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय का अगर कोई सुपर कंप्यूटर था तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सारा समिति घबरा गया कि अब क्या होगा ना। तो खैनी का जुगाड़ ना हो तो हाँ ठीक है। देखिए आज ना थोड़ा खैनी है, थोड़ा सा लगता है कि खैनी करा दो, लेकिन उस समय गांव में टोटल का टोटल लोग खैनी खाता ही था। जन्म ले लिया, उसको खैनी खाना है, वो भी एक मौलिक अधिकार में ही था पहले, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे अब वही खैनी देखते हैं आप। अब देखते हैं कोई बीड़ी पीता है नहीं, अब वो सिगरेट है, दारू में, यहाँ तक कि उतना हाँ सिगार, जैसे जैसे स्टैंडर्ड लोग का बढ़ता है ना, उसमें आपको बढ़ते चला जाता है। तो उस समय हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान देखे थे कि वो वही कुछ अगर कर सकते हैं तो आगे कुछ होगा, अन्यथा फिर जितना समय और पैसा लगा था उतना लगेगा। और उस समय देश की आर्थिक स्थिति इस कंडीशन में नहीं थी जो दोबारा उतना खर्च किया जाए, होता भी तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगता। फिर हम लोग किसके चंगुल में रहते? ब्रिटिश सरकार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गए लोग कमेटी के अध्यक्ष लोग ना, तो कहा कि देखिए ना किसी कारणवश तो आपका संविधान गुम हो गया है और मिल नहीं रहा है संविधान, अब क्या होगा? आप तो एक बार देखे थे, तो थोड़ा विश्राम लेकर वह कहते हैं कि एक बार देखे थे थोड़े, लेकिन प्रयास करते हैं लिखने का। जब वह लिखे सुपर कंप्यूटर तो समझ जाइए फुल स्टॉप कॉमा चंद्र बिंदु सारा उसमें मिल गया, और कोई भी कमेटी का साहस नहीं हुआ कि उनके दोबारा लिखने का जो प्रक्रिया है उस पर आपको है। और बाद में सारा कमेटी का सर्वेक्षण हुआ कि आप जांच कर लीजिए कि आपके कमेटी से ऐसा बात सब, तो कोई कमेटी नहीं कहा कि उस संविधान से ठीक है। यानी बहुत सारा संविधान समिति जो कह दिया कि उस संविधान से भी बेहतर है, तो लगा कि ठीक है भुलाया ना। तो सबका उसी में एक समिति है संचालन समिति, यानी संचालन समिति का अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रारूप, देखिएगा प्रारूप समिति को हम लोग मसौदा भी कहते हैं, मसौदा या ड्राफ्टिंग, यानी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति। इसका कौन? भीमराव अंबेडकर। इसीलिए ड्राफ्टिंग के कारण ही भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है? आपको जनक यानी पिता। उसके बाद संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति की बात कहेंगे तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं कि अब पहले भारत अलग अलग रियासत में होता था, आपका भारत नहीं कहलाता था, यानी अलग अलग रियासत होता था, और अलग अलग रियासत का अलग अलग राजा होता था यानी मालिक होता था। और अलग अलग रियासत आया, अलग अलग राजा या मालिक का अपना अलग अलग नियम और कानून होता था, और सभी रियासत को मिलाकर अहम एक आपका भारत करने में अहम भूमिका किस व्यक्ति को जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस कमेटी के अध्यक्ष थे? यही आपका प्रांतीय समिति। उसके बाद झंडा समिति। देखिएगा इसमें दो प्रकार का है, एक झंडा समिति और एक तदर्थ झंडा समिति। ध्यान रखिएगा, तदर्थ यानी झंडा तो दोनों में लगा है, लेकिन एगो में सीधे झंडा समिति और एगो में तदर्थ झंडा समिति। तो झंडा समिति कहेंगे तो जेबी कृपलानी, और तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब जो था, जो प्रमुख जो था भारतीय संविधान बनाने में अहम भूमिका, यही सब आपका समिति आपको योगदान था। और भारतीय संविधान पर छाप की भी बात कहेंगे तो इसी सब का है, यानी मुख्य रूप से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? यही प्रारूप समिति, यानी जो डिजाइन जो खाका दिए थे वही आपको भीमराव अंबेडकर, जिसके कारण भारतीय संविधान का जनक या पिता या शिल्पकार या बनाने वाला हम लोग या निर्माणकर्ता, ये सब उपाधि हम लोग किसको दे दिए? भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। रहने दीजिए। जय हिंद।